हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तौहीद आलम इंडियन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे और यह चैप्टर दो भाग में कवर करेंगे और फिर तीसरे भाग में इसका एमसीक्यू भी लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, आहार व जनन आदि अनेक जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। जहाँ दोस्तों जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है आहार, उद्भव, जनन, इन सारे चीज़ों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द जो है दोस्तों, यह शब्द सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनेरस के द्वारा दिया गया। बायोलॉजी शब्द का जो उद्भव है यह 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनेरस के द्वारा दिया गया और यह एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द से आया है। बायोस जिसका मतलब होता है जीवन और लोजोस जिसका मतलब होता है अध्ययन। जीव विज्ञान में दो शाखा है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। बॉटनी की अगर बात की जाए तो बॉटनी यह शब्द भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया है और यह बोटोन से आया है। बॉटनी शब्द बोटोन से आया है जिसका अर्थ है रचना। थियोफ्रेटस ने 370 ईसा पूर्व से 287 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटेरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था दोस्तों। और हिपोक्रेटस जो 460 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व में सबसे पहले इन्होंने मानव रोगों पर लेख लिखा था, जिसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन, जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। इसके बाद है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल दोस्तों ये 342 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में अपनी जंतु इतिहास यानी कि हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण और जनन आदि का वर्णन किया है दोस्तों। इन्हें जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों जीव विज्ञान जीवन के लक्षण की, यानी कि जो मानव किसी भी जीवों में जो लक्षण होता है इसके लक्षण की अगर बात की जाए तो इसका परिभाषा जीवन का परिभाषा बहुत ही कठिन है दोस्तों, जटिल है। लेकिन आमतौर पे यानी कि कहते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है जैसे चलन, श्वसन, पोषण, जनन, ये आदि जिसमें पाया जाता है उसमें जीवन होता है। यानी कि वो एक जीव है जिसमें चलन, श्वसन, पोषण और जनन होता है। इन क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं दोस्तों, यानी कि जिसमें चलन, श्वसन, पोषण, जनन ये सारी क्रियाएं होती है, इसे जैविक क्रियाएं कहते हैं। जीवों के विशेष लक्षण की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये निम्नलिखित रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला है निश्चित संगठन। निश्चित संगठन, जी हाँ दोस्तों, अब जैसे कोई भी जीव है उसका जो शरीर का संरचना होता है वो एक निश्चित होता है और इसमें छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं मिलकर के एक शरीर का निर्माण करती है। अगर बात की जाए रासायनिक अणुओं का, रासायनिक अणु मिलकर के जो है एक कोशिका का निर्माण करते हैं और बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से एक उत्तक का निर्माण होता है। हमारे शरीर में एक उत्तक का, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से एक उत्तक होता है, उत्तक बनता है और उत्तकों का अंगों में, उत्तक धीरे धीरे अंग में परिवर्तित होता है। उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर के एक अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं जिस कारण जीव का एक निश्चित आकार मिलता है। वही बात की जाए मेटाबॉलिज्म की, यानी कि उपापचय, इसमें दोस्तों जीवों को सभी प्रक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। जीवों के जो जितने भी प्रक्रियाएं होती है उसे मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। पहला है सरल पदार्थों का निर्माण, जैसे श्वसन के द्वारा जो होता है। दूसरा है जटिल पदार्थों का निर्माण, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। श्वसन में सरल पदार्थों का निर्माण होता है, जबकि जटिल पदार्थों का निर्माण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आता है दोस्तों।
यही बात की जाए पोषण की, तो पोषण यानी न्यूट्रिशन ये जीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है दोस्तों। यानी कि जीव अपने दैनिक कार्यों के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो पोषण से ही करता है। जितने भी जीव जंतु है, जीवित जो प्राणी है, वो सभी जो अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, उन दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसे ऊर्जा पोषण से ही प्राप्त होता है। चाहे पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो या कोई भी कीड़े मकोड़े हो, सबको किसी न किसी रूप में पोषण करना पड़ता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। वही अगर बात की जाए निर्जीव वस्तुओं का, तो निर्जीव वस्तुओं में इसमें कोई पोषण का गुण नहीं होता है दोस्तों। यही बात की जाए श्वसन की, यानी कि जितने भी सजीव है, जितने भी जीवित प्राणी है, उसमें श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों। श्वसन की क्रिया की अगर बात की जाए तो श्वसन के रूप में जीव जंतु ज़्यादातर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन विघटित होता है दोस्तों, और विघटित होने के बाद ऊर्जा का विमोचन होता है, ऊर्जा बनता है, जिसका संग्रहण एटीपी के रूप में हमारे शरीर में होता है, जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में जमा होता है। वही अगर पेड़ पौधों की बात की जाए दोस्तों, तो पेड़ पौधों में श्वसन के रूप में CO2 गैस लेता है दोस्तों, जो उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत ही सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 बहुत ही सहायक होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में लेते हैं। अगला है उत्सर्जन। सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों उत्सर्जन, यानी कि जो भी सजीव है वो जो पोषण करते हैं, पोषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं अपने शरीर में, और उस ऊर्जा के निर्माण के दौरान उनके शरीर में बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, ये सारे हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं दोस्तों। इसका समय समय पर शरीर से निष्कासन, ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं इसका समय समय पर शरीर से निष्कासन यानी कि शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती है, अजीवित वस्तुएं होती है, इसमें ये क्रियाएं देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद है दोस्तों वृद्धि। वृद्धि प्रत्येक ये जो जीव जितने भी सजीव है, इन सारे सजीवों में वृद्धि की क्रिया देखने के लिए मिलता है दोस्तों। जैसे अगर हम बात की जाए मनुष्यों की बात करें तो एक भ्रूण की अवस्था से लेकर, यानी कि एक कोशिका से लेकर के भ्रूण की अवस्था से लेकर ये धीरे 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 वृद्धि करके एक बड़ा सा मनुष्य के रूप में आकार में बदल जाता है दोस्तों। तो इसमें वृद्धि होता है। वही अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो एक बीज से अंकुरन होता है, और अंकुरन के बाद धीरे 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 वो जो है एक विशाल पेड़ के रूप में आ जाता है। तो जितने भी सजीव है उसमें एक महत्वपूर्ण गुण वृद्धि भी होता है दोस्तों। वो वृद्धि करता है, जन्म लेता है, वयस्क होता है, और फिर बूढ़ा होता है, और फिर धीरे धीरे जो है अपना जीवन त्याग देता है। इस क्रिया में दोस्तों अगर इस क्रिया की बात करें तो इस वृद्धि की क्रिया में जीव द्रव की वृद्धि होती है, और वह वृद्धि आंतरिक होती है दोस्तों। ये जो जीव द्रव की वृद्धि होती है ये आंतरिक होती है, और कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यानी कि जिस तरह से धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण होता है, विघटन होता है, उस तरह से धीरे धीरे उनके शरीर का आकार भी बढ़ते जाता है। इसके बाद है दोस्तों प्रजनन। प्रजनन वही क्रिया है दोस्तों सजीवों का जिससे वह अपने संतानों की उत्पत्ति करता है। अपने संतान के स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जितने भी जीव जंतु है, जितने भी सजीव है, वो सारे जीव जंतु अपने जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं दोस्तों। और यह जो जीव है अपने वंश का निरंतर आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं दोस्तों। प्रजनन क्रिया यह एक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए द्वारा नियंत्रित होती है। डीएनए और आरएनए द्वारा जो है यह नियंत्रित होती है, और यह आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति प्रत्येक जीव का महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों। आनुवांशिक गुण ये एक ऐसा गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इसके बाद है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन वही परिस्थिति है दोस्तों जैसे कि कोई मछली है तो मछली को जल में रहना पसंद है।
अगर हम उसको सूखा में रखेंगे तो वो कुछ ही। इसके बाद है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन वही परिस्थिति है जिसमें जीव अपने क्षमता के अनुसार वो अपने अनुरूप जो है रहता है। जैसे मछली की अगर बात करें तो मछली पानी में रहना पसंद करता है। वही अगर बात की जाए सांप की तो वो बिलों में रहना पसंद करता है, यानी कि वो मौसम उसके लिए अनुकूल होता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जल में उगते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो स्थल में और मरुस्थल में या फिर चट्टानों में भी उगते हैं। तो ये उसका अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। ये एक विशेष रूप है जिससे कि जीव अपने आप को उस अनुकूलन में ढालता है। इसके बाद है दोस्तों उद्दीपन। उद्दीपन यानी कि ये जीवधारियों में उत्तेजनशीलता होती है जिसके कारण वातावरण के अंदर होने वाले परिवर्तन को मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, कोई भी पेड़ पौधे हैं, अगर हम उस पेड़ पौधे को, उस पेड़ को या पौधे को अगर हम उसको अंधेरे में एक कमरे में रखें, मान लीजिए कि गमला में कोई एक पौधा है, फूल का पौधा है, उसको कमरा में बिल्कुल अंधेरा है और उस कमरे में हम रख देते हैं और उससे एक छोटा सा छेद कर देते हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश उससे अंदर प्रवेश करे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो पौधा धीरे धीरे उस सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगता है दोस्तों, और वो उधर ही बढ़ने लगता है। ये उद्दीपन कहलाता है दोस्तों। जैसे सर्दी लगने पे मनुष्यों का जो बाल होता है, शरीर में जो रोम होता है, बाल होता है, ये खड़े हो जाते हैं। अगर वहीं पक्षियों की बात करें तो बहुत अधिक ठंड में जो है पक्षियाँ अपने पंखों को फुला लेती हैं। तो ये सब जो कारण है ये उद्दीपन के कारण होता है। अगला है दोस्तों जीव द्रव। जीव द्रव सभी जीव, चाहे वह प्राणी हो या पौधे, यानी कि सभी में, प्राणी में भी, जंतु में भी और पेड़ पौधे में भी ये कोशिकाओं के द्वारा निर्माण होता है दोस्तों। कोशिकाओं में ये कोशिकाओं का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर ये जो जीव द्रव उपस्थित होता है, हैक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है दोस्तों। हैक्सले, इन्होंने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसके बाद है विभेदीकरण। विभेदीकरण में दोस्तों यह एक प्रत्येक कोशिकीय जीव में अलग अलग प्रकार के जैविक क्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। जैसे भ्रूणीय एक कोशिकीय अवस्था से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण ही विभेदीकरण कहलाता है, विभेदन कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के जैविक क्रियाओं के लिए एक विशिष्ट अंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र के लिए एक विशेष प्रकार का कोशिकाएं होती है जो उस क्रिया को संपन्न करते हैं। वही अगर बात की जाए सुनने की, तो सुनने के लिए एक दूसरे प्रकार के कोशिकाएं होती है जो उसमें हमारा मदद करते हैं। इसके अलावा सोचने की क्षमता, तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे अंग होने के कारण इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इसका एक समूह होता है जो खास उसी काम को करने में सहायक होते हैं। यह जो है इसमें कोशिकाओं का निर्माण ही, जो कोशिकाओं का जो इससे जो विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसी निर्माण को ही विभेदीकरण कहते हैं दोस्तों। इसमें आज हम लोग कुछ 10 ऐसी शाखाएं को जानेंगे जो इससे रिलेटेड है और इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप में भी आगे अध्ययन करेंगे। जैसे पारिस्थितिकी, या इसको इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पारिस्थितिकी। यह इसमें जो है सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों यानी कि जंतुओं और पादपों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों तरह के, सजीवों का भी और निर्जीवों का भी इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोलॉजी कह सकते हैं दोस्तों। आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, इसमें आकृति एवं
रचना का अध्ययन होता है। जैसे शारीरिकी की अगर बात की जाए तो शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। औतिकी हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतिकी रचना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमारे अंगों का विस्तृत रूप से अध्ययन करना। कोशिकी यानी कि साइटोलॉजी, इसमें कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन यानी कि कोशिकाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाना साइटोलॉजी कहलाता है। अंगों का जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करना हिस्टोलॉजी। और शारीरिकी यानी कि इसमें शरीर के विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित शकल का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में दोस्तों तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का बहुमुखी अध्ययन यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान में उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है सार्कोलॉजी या इसको कहा जाता या मायोलॉजी। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, इसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हमारे शरीर में जो पेशियां हैं उन पेशियों का अध्ययन जो है सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहलाता है। हेमाटोलॉजी, इसमें रक्त और रक्त संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधित जो रोग है उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, इसमें कंकाल का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं इसका जो अध्ययन होता है इसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी में दोस्तों दांत का अध्ययन किया जाता है। दंत विज्ञान इसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। इसके बाद है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी दोस्तों केंद्रक का, इसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, इसके तहत अंतःस्रावी जो तंत्र है इसका अध्ययन किया जाता है। कार्यकी, इसमें जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। कार्यकी में दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और उससे संबंधित जो विधियां होती है इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्लास में दोस्तों इससे रिलेटेड और लगभग 35 जो अध्ययन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विज्ञान, जीव विज्ञान में, उसको लेकर आएंगे और कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में भी जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इन सारे वीडियो का संपूर्ण PDF प्राप्त हो जाएगा। तो अभी ज्वाइन करें इंडियन कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा दूसरों की मदद करें और घर में रहे। बाय बाय।